केमिस्ट्री। क्यों ये शब्द सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। आखिर क्यों इसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है? वो कौन सी बातें हैं जो केमिस्ट्री को इतना उलझा हुआ बना देती हैं? ये सिर्फ रटने का खेल तो बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में सीखना है जिसे आप देख या छू नहीं सकते, जैसे कि एक एटम। यहीं से केमिस्ट्री की एक बड़ी चुनौती शुरू होती है। जब हम इन अदृश्य कणों की दुनिया को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूज होना तो स्वाभाविक है, और यही वजह है कि केमिस्ट्री मुश्किल लगने लगती है। इसकी अपनी एक अलग टेक्निकल केमिकल लैंग्वेज है। पर केमिस्ट्री की समझ के बगैर तो इस ब्रह्मांड को समझा ही नहीं जा सकता। तो चलते हैं शुरुआत से। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड केवल दो ही चीज़ों से बना है, मैटर और एनर्जी। हर वो चीज़ जो हमारे चारों तरफ है और जिसकी प्रेजेंस को हम अपने 5 सेंसेस साइट, टच, स्मेल, हियरिंग और टेस्ट से महसूस कर सकते हैं, वही मैटर है। मीन्स मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पजेस मास। अब ये तो समझ आ गया कि सब कुछ पदार्थ यानी कि मैटर है, पर अब सवाल ये है कि मैटर खुद किससे बना है। तो इसे असलियत के एक लीगो सेट की तरह सोचते हैं। लीगो के सेट में हर ईंट का एक खास रंग होता है। वैसे ही एक एलिमेंट यानी कि तत्व मैटर का सबसे प्योर फॉर्म होता है। ये सिर्फ एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है। और ये रही हमारी मास्टर लिस्ट, जिसे हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये ब्रह्मांड की सारी सामग्री का एक मेन्यू कार्ड है। इन्हीं से सब कुछ बनाया जा सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे छोटे लेवल पर, यानी कि एटम पर। ये किसी भी एलिमेंट की वो सबसे छोटी इकाई है जिसमें उस एलिमेंट की सारी खूबियाँ होती हैं। तो सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी विज्ञान की दुनिया इस पक्के नियम पर चल रही थी कि एटम ही अंतिम सत्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये सच उतना ही मजबूत था जितना ये सच कि सूरज पूरब से उगता है। पर विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि यहाँ कोई भी सच हमेशा के लिए नहीं होता। तो सवाल ये है कि इस अटूट मानी जाने वाली दीवार में पहली दरार पड़ी कैसे? इसका पहला सुराग मिला कुछ रहस्यमयी किरणों में। ये किरणें जो वैज्ञानिकों को एक पूरी की पूरी नई दुनिया का रास्ता दिखाने वाली थी। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1897 एक फिजिसिस्ट हैं जे थॉमसन अपनी लैब में कांच की ट्यूब के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस डिवाइस का नाम था कैथोड रे ट्यूब। ये उस जमाने की कह सकते हैं एक हाईटेक चीज़ थी। उनका मकसद तो वैसे बस इन किरणों के बर्ताव को समझना था, पर उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अनजाने में ही एटम के सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। थॉमसन ने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने नोटिस किया कि ये रेज हमेशा एक जैसा ही बर्ताव कर रही थी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ट्यूब में कौन सी गैस भरी है या कैथोड किस मेटल का बना है। नतीजा हमेशा सेम ही आ रहा था। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि किरणें किसी एक खास सब्सटेंस से नहीं, बल्कि हर सब्सटेंस के अंदर मौजूद किसी एक बुनियादी चीज़ से बनी हैं, एक यूनिवर्सल पार्टिकल। और बस यहीं पर वो सदियों पुरानी धारणा टूट गई। ये रहस्यमयी पार्टिकल कुछ और नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉन था, एटम का पहला टुकड़ा जो खोजा गया था। एक ऐसी चीज़ जो हर सब्सटेंस में मौजूद थी, मतलब दुनिया की हर चीज़ में थी। तो अब थॉमसन के सामने एक नई पहेली थी कि अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं तो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? मतलब ओवरऑल चार्ज जीरो कैसे है? इसी सवाल के जवाब में उन्होंने एक आइडिया दिया जिसे आज हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। इसे समझने के लिए एक तरबूज का उदाहरण ले सकते हैं। पूरा तरबूज जो लाल हिस्सा है ना, वो पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, और इसके अंदर जो बीज हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह जगह जगह धंसे हुए हैं। थॉमसन का ये मॉडल सुनने में काफ़ी सही लग रहा था, लेकिन जैसे कि कहानी में फिर एक ट्विस्ट आया जिसने एटम के बारे में हमारी पूरी समझ को एक बार फिर से पलट कर रख दिया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम ने एक सरल और जीनियस एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की। अब यदि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल सही था तो उम्मीद तो यही थी कि सभी पार्टिकल उस पन्नी से लगभग सीधे ही निकल जाएंगे। शायद थोड़ा बहुत रास्ता भटकें, बस किसी बड़ी रुकावट की उम्मीद तो नहीं थी। और हुआ भी यही। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बिल्कुल जैसे सोचा गया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लगभग हर 8000 में से एक पार्टिकल वो सिर्फ थोड़ा सा नहीं मुड़ा, वो पूरी तरीके से वापस आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि टिश्यू पेपर से तोप का गोला टकराकर वापस आ जाए। प्लम पुडिंग मॉडल के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि एटम में ज़्यादातर जगह खाली है और इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक बहुत ही छोटी ठोस जगह पर केंद्रित कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। वो 8000 में से एक पार्टिकल इसी नन्हे ठोस से टकराकर वापस लौट रहा था और इस न्यूक्लियस के अंदर छिपा था एक और पार्टिकल का राज, वो पार्टिकल जो एटम को पॉजिटिव चार्ज दे रहा था। इसे नाम दिया गया प्रोटॉन। तो अब एटम की पहली का दूसरा अहम टुकड़ा भी अपनी जगह ले चुका था। तो अब तक तस्वीर कुछ ऐसी बन रही थी कि बीच में एक छोटा सा भारी न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन है और बाहर की खाली जगह जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर एक छोटी सी गड़बड़ थी। एक और सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था वो ये था कि जब भी वो न्यूक्लियस का वजन नापते तो वो हमेशा उसमें मौजूद प्रोटॉन्स के कुल वजन से ज़्यादा या कभी कभी तो 2 गुना निकलता था। तो ये जो एक्स्ट्रा वजन था ये आखिर आ कहाँ से रहा था? न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा और क्या था? और इस आखिरी गुत्थी को सुलझाने का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। साल 1932 में उन्होंने भी एक तरीके का पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे टक्कर करवाई और पाया कि टक्कर के बाद कुछ ऐसा कण निकल रहा था जिस पर कोई चार्ज ही नहीं था, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। अब चूंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं था इसलिए वो किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ में ही नहीं आ पा रहा था, यानी कि एक तरीके का घोस्ट पार्टिकल। और इसी के साथ एटम की हमारी आधुनिक तस्वीर पूरी हो गई। ये तीसरा न्यूट्रल कण था न्यूट्रॉन। ये न सिर्फ न्यूक्लियस के उस लापता वजन का जवाब था बल्कि इसने आइसोटोप्स के अस्तित्व को भी समझाया, मतलब कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग वजन वाले एटम क्यों होते हैं। पहली का आखिरी टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट हो चुका था। तो चलिए कि अब इन सभी खोजों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने एटम की क्या नई तस्वीर उभर कर आई। तो फाइनल पिक्चर ये है कि एटम का लगभग 100% वजन उसके छोटे से न्यूक्लियस में होता है जहाँ पर पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं और इसी भारी केंद्र के चारों तरफ बहुत दूर लगभग बिना वजन वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका स्केल समझने के लिए मान सकते हैं कि अगर एक एटम पूरे क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस मैदान में रखी गेंद जितना ही होगा, बाकी सब खाली जगह। ये कहानी किसी एक दिन या किसी एक वैज्ञानिक की नहीं थी। ये करीब 35 साल लंबा एक सफ़र था। 1897 में जे थॉमसन ने पहला दरवाज़ा खोला, फिर 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उस दरवाजे के अंदर झांका और 1932 में जेम्स चैडविक ने अंदर जाकर कमरे की लाइट जलाई। मतलब 3 पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक तस्वीर को पूरा किया। पर रुकिए, इस सोलर सिस्टम जैसे मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उस समय फिजिक्स के नियम कहते थे कि कोई भी घूमता हुआ चार्ज लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका मतलब तो ये था कि इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी ऊर्जा खो देनी चाहिए और आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं था। तो फिर सवाल था कि क्यों? और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे नील्स बोर। उन्होंने इस डेथ स्पाइरल की समस्या को हल करने के लिए क्वांटम की दुनिया से एक आइडिया उधार लिया। बोर का आइडिया सच में कमाल का था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी घूम नहीं सकते, उनके लिए कुछ खास रास्ते या फिक्स्ड कक्षाएं बनी हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सीढ़ी पर कोई सिर्फ डंडों पर ही तो पैर रख सकता है, डंडों के बीच हवा में नहीं।
यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में है वो कोई ऊर्जा नहीं खोएगा, लेकिन अगर वो अपने से ऊपर वाली कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, बाहर से एनर्जी लेगा, यानी कि उसको हम कहेंगे एनर्जी एब्जॉर्प्शन। और जब वो अपनी ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आएगा तो अपनी एनर्जी बाहर देगा, जिसको हम कहेंगे एमिशन। ये आइडिया ज़बरदस्त हिट हुआ। कम से कम हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ये परफेक्ट फिट था। बोर का मॉडल बिल्कुल सही बता सकता था कि हाइड्रोजन में कौन कौन से खास रंग की रोशनी निकलेगी। लेकिन कहानी अब ये यहाँ खत्म नहीं हुई। ये मॉडल अधूरा था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने हीलियम जैसे थोड़े बड़े एटम पर आजमाया, ये पूरी तरह फेल हो गया। और ये भी नहीं समझा पाया कि मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम की लाइंस बढ़ क्यों जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की एक बहुत ज़रूरी खूबी को नज़रअंदाज कर रहा था, उसकी तरंग वाली प्रकृति को, यानी कि वेव वाले नेचर को। यहीं से हमारी कहानी सोच की अगली क्वांटम छलांग की ओर बढ़ती है, जिसने इलेक्ट्रॉन की असली और थोड़ी अजीब प्रकृति दुनिया के सामने रखी। लुइस डी ब्रॉगली ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त सुनने में तो बड़ा अजीब ही था। उन्होंने कहा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कण ना हो, एक तरंग हो, एक वेव हो। इसी को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स की नींव का पत्थर था। और फिर आते हैं हाइजेनबर्ग अपने अनिश्चितता सिद्धांत के साथ। वो ये कहते हैं कि आप कभी ये नहीं जान सकते कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है और वो ठीक किस रफ्तार से जा रहा है। अगर एक चीज़ पता है तो दूसरी धुंधली हो जाएगी। तो अब सोचिए कि अगर किसी चीज़ का एक पक्का रास्ता ही नहीं पता है तो कक्षा या ऑर्बिट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इलेक्ट्रॉन अगर तय ऑर्बिट्स में नहीं घूमते तो वो होते कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक नए कंसेप्ट से मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। यहीं पर हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्बिट यानी कि तय रास्ता, जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन ऑर्बिटल एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक 3D एरिया है, एक संभावना, एक प्रोबेबिलिटी का बादल है। ये हमें ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बल्कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किस जगह सबसे ज़्यादा है। तो सबसे आसान ऑर्बिटल को देखते हैं, एस ऑर्बिटल, जो बिल्कुल गोल होते हैं। 1s ऑर्बिटल बीच में सबसे घना है, मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और अब 2s ऑर्बिटल देखिए, ये बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एक खाली जगह है जिसे नोड कहते हैं। इस जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ गोल ही नहीं, p ऑर्बिटल डंबल जैसे दिखते हैं, d ऑर्बिटल फूल की पत्तियों जैसे, और f ऑर्बिटल तो और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और हर तरह के ऑर्बिटल में एक तय संख्या में ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये अजीब से आकार सिर्फ किताबों की बातें हैं? पर सच तो ये है कि केमिस्ट्री की पूरी दुनिया ही इन्हीं ऑर्बिटल्स की शेप्स पर टिकी है। यही शेप्स तय करते हैं कि एटम एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, कैसे मॉलिक्यूल बनाएंगे। पानी का मॉलिक्यूल मुड़ा हुआ क्यों है? इसका जवाब सब कुछ इन्हीं में छिपा है। यहाँ तक कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल भी इन्हीं ऑर्बिटल ब्लॉक्स के आधार पर बनी है। तो देखिए हमें कितना लंबा सफ़र तय किया। एक साधारण सी पुडिंग से शुरू होकर एक छोटे सोलर सिस्टम तक पहुँचे, और फिर उस सोलर सिस्टम पर क्वांटम नियम लगाए, और आखिर में हम न्यूक्लियस के चारों ओर फैले हुए संभावनाओं के इन खूबसूरत और जटिल बादलों तक आ पहुँचे। और ये सफ़र हमें बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर हर चीज़ इन धुंधली संभावनाओं के बादलों से बनी है, तो हमारे चारों ओर की ये दुनिया, ये मेज, ये कुर्सी, ये सब कुछ इतना असली और ठोस क्यों महसूस होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो क्वांटम की अजीब दुनिया को हमारे रोज़ के अनुभव से जोड़ता है। तो इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे अपनी अगली वीडियो में।